अब देखिए तीसरा टॉपिक कौन सा आपके नर यौगिकों की संरचना एवं विकास। कौन सा है? नर यौगिकों की संरचना एवं विकास। अब स्टार्टिंग से देखिए हमने पहले क्या पढ़ा? फर्स्ट लेसन में हमने पढ़ा था पुंकेसर की संरचना, द्वीपालिक परागकोश बनाने थे। इस पुंकेसर की संरचना के अंदर हमने फिर क्या पढ़ा था? परागकोश की आंतरिक संरचना पढ़ी थी। फर्स्ट नंबर पे अधिचरण, सेकेंड नंबर पे एंडोथीसियम बनाए थे, फिर उसके बाद मध्य परतें बनाई थी, चौथे नंबर पे हमने टेपिटम बनाया था, और पांचवें नंबर पे अंदर ही अंदर टेपिटम के अंदर केवल क्या थी? लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं, मदर सेल। अब आप देखिए ये क्या है? गुणसूत्रों के हिसाब से देखा जाए तो 2 है, तो यहाँ पे ये लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं कैसी होगी? 2 है। अब मैंने ये एक कोशिका ले ली, इसलिए 2 है। इसमें क्या कर दिया हमने? अर्धसूत्री विभाजन कर दिया। तो अर्धसूत्री विभाजन करने से ही इससे कितने लघु बीजाणु बन जाएंगे? 4 लघु बीजाणु बन जाएंगे। और ये चारों लघु बीजाणु इस तरह से व्यवस्थित हो जाते हैं, चतुष्फलकीय अवस्था में व्यवस्थित हो जाते हैं। इसको क्या बोला जाता है? चतुष्फलकीय अवस्था में हो जाते हैं। और इस चतुष्फलकीय अवस्था में ये 4 लघु बीजाणु व्यवस्थित हो गए। इन चारों लघु बीजाणु किससे जुड़े रहते हैं? ये केलोज भित्ति से जुड़े रहते हैं। किससे जुड़े रहते हैं? केलोज भित्ति से। देखिए क्या किया हमने? पुंकेसर लिया, पुंकेसर की आंतरिक संरचना में हमने अंदर केवल लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं पड़ी थी। उन मात्र कोशिकाओं के अंदर एक कोशिका ले ली हमने, एक कोशिका के अंदर अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है। अर्धसूत्री विभाजन होने से क्या बन जाएंगे? 4 लघु बीजाणु बन जाएंगे। क्या बोले जाएंगे इनको? लघु बीजाणु बन जाएंगे। कितने? 4। इन्हीं को हम परागकण भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से परागकण या लघु बीजाणु जो अगुणित कितने बन जाएंगे? 4, और चारों इस तरह से जुड़े रहेंगे। अब आप सोच रहे हो कि यहाँ तो 3 ही दिखाई दे रहे हैं, तो 3 तो आगे रहते हैं और एक इनके जस्ट पीछे रहता है। इस तरह से चतुष्फलकीय अवस्था में हो जाते हैं। चारों लघु बीजाणु किससे जुड़े रहते हैं? केलोज भित्ति से जुड़े रहते हैं। अब इसके आगे का यहाँ से दोबारा देखिए क्या किया हमने। ये हमने केलोज भित्ति से जुड़े हुए 4 लघु बीजाणु ले लिए। ठीक है, ये किससे जुड़े हुए हैं? केलोज भित्ति से। अब इस केलोज भित्ति वाली संरचना में जब केलोज एंजाइम आता है तो ये सारे जो चारों लघु बीजाणु हैं ये क्या हो जाते हैं? स्वतंत्र हो जाते हैं। तो ये इस तरह से हमारे पास 4 क्या हो गए? लघु बीजाणु हो गए, जिन्हें हम परागकण भी कर देते हैं। परागकण अच्छी तरह याद रखिए। तो 4 लघु बीजाणु परागकण बन जाते हैं और चारों कैसे होते हैं? स्वतंत्र अवस्था में। जबकि यहाँ पे जो चारों थे वो क्या थे? आपस में जुड़े हुए थे। अब हम क्या करते हैं? एक लघु बीजाणु को लेते हैं। अब एक लघु बीजाणु की अगर हम संरचना देखें तो किस तरह से बनेगी? ये इस तरह से बनेगा। देखिए मैंने क्या क्या किया, मैं बता दूंगा आपको। ये एक लघु बीजाणु या परागकण की संरचना है। अब इस लघु बीजाणु में परागकण की संरचना देखिए, ये तो कहलाता है आपके बाह्य चोल या आवरण। ये कहलाता है आपके अंतः चोल। ये बाह्य चोल किसका बना रहता है? ये बना रहता है अपने जो भी हमने पढ़ा था स्पोरोपोलेनियम का बना रहता है। इसी वजह से हमेशा रहेगा, लंबे समय तक सुरक्षित रहेंगे। जबकि अंतःचोल किसका बना रहता है? पेक्टिन प्लस सेल्यूलोज का बना रहता है। ठीक है, अब ये बाह्य चोल जो है मैंने इस तरह से बनाया हुआ है, इसको बोला जाता है कि बाह्य चोल कैसा रहता है? अलंकृत रहता है। अलंकृत का मतलब है एक तरह से डिजाइन की तरह बना हुआ रहता है। तो ये कैसा रहता है? अलंकृत रहता है। जिस जगह पे ये बाह्य चोल नहीं पाया जाता है इसमें, तो ये हमने 3 जगह बनाई हुई है, एक ये 2 और एक ये 3। तो ये जिन जगह नहीं पाया जाता उस जगह को क्या कहा जाता है? आपके जनन छिद्र। और यहाँ पे कितने बनाए जाते हैं नॉर्मली आवरण बीजी में? 3, यानी कि इसमें 3 जनन छिद्र होते हैं। ये क्या है? हमारे रिक्तिका, और ये क्या है? आपके केंद्र। ये एन कंडीशन है।
तो ये इस तरह से लघु बीजाणु या परागकण की संरचना होगी। ठीक है, दोबारा बोल देता हूँ। लघु बीजाणु में केलोबिज्जी से जुड़े हुए थे, उनको एंजाइमोसाइटस से हमने अलग कर दिया, तो 4 लघु बीजाणु मुक्त हो गए। एक लघु बीजाणु की हमने संरचना देखी, तो बाहर की ओर एक आवरण पाया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? बाइगेटोल। ये कैसा होता है? अलंकृत होता है, मतलब डिजाइन की तरह रहता है, डिजाइन युक्त होता है। इसलिए बाइगेटोल किसका बना रहता है? स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ का बना रहता है, जो भी हमने पहले पढ़ा हुआ है पहले वाले टॉपिक में। उसकी वजह से इसके जीवाश्म अच्छे प्राप्त होते हैं। ये जल्दी टूटता नहीं है, एक तरह से अपघट्य पदार्थ होता है, कठोर होता है, मजबूत बना रहता है इससे। इसके बाद सेकंड नंबर पे अंतर्जोल किसका बना रहता है? पेक्टिन प्लस सेलुलोज का बना रहता है। बाइगेटोल जिस स्थान पर नहीं बना रहता, तो आवरण बीच में 3 जगह पे ये बीच में जगह छुटी हुई रहती है, उन 3 जगह पे ये आवरण नहीं पाया जाता, मतलब स्पोरोपोलेनिन का आवरण नहीं पाया जाता। उन तीनों जगहों को क्या कहा जाता है? जनन छिद्र। ये फिक्स है, आवरण बीच में 3 ही जनन छिद्र पाए जाते हैं। अपवाद हैं कुछ, पर वो छोड़े जा सकते हैं। नॉर्मली हमें 12 में बस 3 ही पढ़ जाते हैं, 3 ही होते हैं। इसके बाद फिर आपके ये एक रिक्तिका पाई जाती है, एक अगुणित केंद्रक पाया जाता है, ये कोशिका द्रव्य और इस तरह से संरचना पाई जाती है। जो पूरी आपके लघु बीजाणु या परागकण की संरचना हो जाती है। इस तरह से आपके लघु बीजाणु या परागकण की संरचना होती है। आई थिंक आ गया होगा समझ में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो परागकण की संरचना में देखी थी, परागकण की संरचना में क्या है? देखो बाइगेटोल स्पोरोपोलेनिन का बना होगा, ये आपके 3 जनन छिद्र हो गए, फिर अंतर्जोल हो गया, रिक्तिका हो गई और केंद्र हो गया। इसके बाद अब इस परागकण में असमान विभाजन होता है। असमान विभाजन होता है। असमान विभाजन का मतलब है कि कोशिका द्रव्य बराबर हिस्सों में न बढ़कर असमान रूप से बढ़ जाता है। अब कैसी स्थिति आ जाएगी? हमारे पास 2 कोशिकाएं बन जाएगी, एक कोशिका ये, एक कोशिका ये, बाकी सेम स्ट्रक्चर ऊपर का सेम वही बनता है। ये इस तरह से हमारे पास है। अब इनमें ऊपर वाली कोशिका को हम क्या कहेंगे? कायिक कोशिका, और नीचे वाली को क्या कहा जाएगा? जनन कोशिका। दोनों की विशेषताएं देखिए और समझने की कोशिश करिए क्या है। कायिक कोशिका में तो कोशिका द्रव्य क्या होता है? ज्यादा, जबकि जनन कोशिका में कोशिका द्रव्य क्या होता है? कम। इसलिए इसका आकार कैसा हो जाएगा? छोटा, और इसका आकार कैसा हो जाता है? आकार कैसा हो जाएगा इसका? बड़ा। तो ये इसी वजह से इसको क्या बोला हमने? विभाजन को असमान विभाजन, क्योंकि 2 अलग अलग हिस्सों में बढ़ गया, बराबर हिस्सों में नहीं बढ़ा, तो ये असमान विभाजन हो जाता है। एक तो बनती है कायिक कोशिका और एक बनती है आपके जनन कोशिका। अब आगे क्या होता है? इसके बाद इस जनन कोशिका में विभाजन होता है। हाँ, एक और चीज इसमें कि जनन कोशिका लेंस के आकार की हो जाती है, लेंस के आकार की हो जाती है, इस तरह से बन जाती है, ये लेंस हो गया। इसके बाद इस जनन कोशिका में विभाजन होता है। विभाजन होने से, और ये आप देखिए, ये तो कायिक कोशिका होती है, पर जनन कोशिका में विभाजन हो जाने से यहाँ पे नर युग्मक बन जाते हैं, और बाकी सेम स्ट्रक्चर होगा वही आएगा, 2 नर युग्मक बन जाएंगे। इसके बाद 3 आपके जनन छिद्र हो गए, और ये बाइगेटोल हो गया। इसके बाद फिर अब क्या होगा? आप देखो, ये जो है आपके 3 जनन छिद्र बैठे, उनमें से किसी एक जनन छिद्र से, तो जैसे ये वाला था, इस वाले जनन छिद्र से नीचे कर दिया हमने इसको ड्रॉ, तो इस जनन छिद्र से एक पराग नलिका बनती है, एक नलिका समान संरचना बनेगी, जिसे हम क्या कहेंगे? पराग नलिका। और ये पराग नलिका बन जाती है। पराग नलिका बनते समय यहाँ तो दोनों ये युग्मक रहते हैं, और ये कायिक केंद्रक यहाँ पे रहता है। ये कायिक केंद्रक अब इधर से निकलकर यहाँ आगे आ जाता है, यानी कि इसके बाद वाली स्थिति में क्या होगा? ये वाली स्थिति होगी। यहाँ पे तो आपके आ जाएगा कायिक केंद्रक, और बाद में ये दोनों आ जाएंगे आपके नर युग्मक। इस तरह का जो स्ट्रक्चर बनेगा, उस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इस वाले स्ट्रक्चर को कहा जाता है नर युग्मक, यानी कि मेल गेमेटोफाइट। क्या हुआ? देखिए, परागकण था, असमान विभाजन हुआ, 2 हिस्सों में बचे। दोनों हिस्सों में एक तो आकार में बड़ी कोशिका, उसको कायिक कोशिका कर देंगे, जो आकार में छोटी उसको जनन कोशिका कर देंगे। जनन कोशिका में फिर विभाजन होता है। जनन कोशिका में विभाजन होने से 2 नर युग्मक बन जाएंगे, बाकी ये कायिक कोशिका और ये उसका कायिक केंद्र है।
3 जनन छिद्र हमने पहले परागकण की संरचना में पढ़े हुए थे, उन 3 जनन छिद्रों में से किसी भी एक जनन छिद्र से एक नलिका बन जाएगी। उस नलिका को क्या कहा जाएगा? पराग नलिका। अब यहाँ होने में तो आगे ये होते हैं, लेकिन जो पीछे वाला काय केंद्र है वो इनके आगे बढ़कर सबसे आगे आ जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया आपके काय केंद्र, यहाँ दोनों क्या हो गए? नर युग्मक, और ये पूरा स्ट्रक्चर, इसमें सिर्फ 2 जनन छिद्र बच जाएंगे क्योंकि एक जनन छिद्र से हमने ये नलिका बना ली। इसको आप एक तरह से यहाँ पे फाइनल चित्र बना देता हूँ जो उसका नर युग्मक ऑर्बिट का बन जाएगा। मेल गैमेटोफाइट का चित्र हो गया है नर युग्मक ऑर्बिट। देखिए क्या हो गया, ये इस तरह से रहेगा। क्या हो गया, ये तो आपके हो गए जनन चित्र। अब इस स्थिति में कितने हो गए? सिर्फ 2। ये इसका हो गया कोशिका द्रव्य, ये आपके कहलाएगा बाह्य चोल, ये कहलाएगा आपके अंतः चोल। यहाँ पे आपके हो गए नर युग्मक, ये संख्या में कितने हैं? 2। ये हो गया आपके काय केंद्र, ये संख्या में कितना है? केवल 1।